नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने देश भर में गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों को एक बार फिर से लोगों के बीच ले जाने के लिए जय बापू जय भीम जय संविधान रैली के आयोजन की योजना बनाई। इसके तहत पहली रैली मंगलवार को कर्नाटक के बेलगावी में हुई। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश के महू में 27 जनवरी को होने वाली है। बता दें, महू बाबा साहेब की जन्मस्थली है। ऐसे में कांग्रेस ने इसे प्रतीकात्मक रूप से चुना है। बता दें, राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार बीजेपी और पीएम मोदी को लोकतंत्र और संविधान विरोधी होने के आरोप लगाती रही है और इसको और आगे पहुंचाना चाहती है। अब मध्य प्रदेश में रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद कई विधानसभाओं में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। इस दौरान वो गुटबाजी छोड़ने का भी आह्वान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब गुटबाजी छोड़कर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर तक कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। इसमें ग्राम पंचायत स्तर तक कांग्रेस कमेटी का गठन होना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि आने वाले 4 साल तक अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बिना छुट्टी लिए संगठन का काम करते हैं तो एमपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। पटवारी ने कहा कि पार्टी में एक कैंसर है, वो कैंसर है गुटबाजी का, लेकिन अब गुटबाजी को छोड़ पार्टी के लिए काम करना है। उन्होंने रैली को लेकर कहा कि एक गांव से 2 गाड़ी की जरूरत नहीं है, बल्कि हर एक पोलिंग बूथ और एक गांव से एक ही गाड़ी महू पहुंचनी चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि गांव-गांव तक रैली का संदेश पहुंचना चाहिए, इसलिए हर गांव से एक गाड़ी लानी जरूरी है। बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कई गुट हैं। पिछले दिनों ही कमलनाथ बोले थे कि उनको बैठकों के बारे में बताया तक नहीं जाता है, होती हैं तो एजेंडा नहीं बताया जाता है। बता दें, कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। सबको लग रहा था कि पार्टी जीत रही है, सर्वे भी कह रहे थे, लेकिन पार्टी चारों खानों चित गिरी। हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ा गया कि वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए और गुटबाजी करते रहे। हालांकि जब उन्होंने कहा कि उन्हें बैठकों के बारे में बताया तक नहीं गया तो लोग कहने लगे कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस का इलाज कर रहे हैं, स्लीपर सेल को किनारे कर रहे हैं। मालूम हो कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने तक की चर्चा चली थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। पार्टी ने यह फैसला उनके द्वारा मणिपुर के राज्यपाल को लिखे गए पत्र के बाद लिया। उस पत्र में उन्होंने वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद कहा गया कि नीतीश का पलटने वाले हैं, क्या संकेत दे दिए हैं। लेकिन एक और बात कही गई थी, वो ये थी कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं और नीतीश कुमार ऐसा करके बीजेपी की सीट शेयरिंग पर दबाव बनाना चाहते हैं। जब खबर फैल गई, बात आगे बढ़ी कि मोदी से भी समर्थन वापस ले सकते हैं। मोदी हिले तो नीतीश ने दिखा दिया कि नहीं, हमने नहीं किया ये, और प्रदेश अध्यक्ष को किनारे किया। हालांकि ये दिख गया कि नीतीश अगर झटका दे भी सकते हैं, ये झटके का संकेत हो सकता है। नीतीश की राजनीति एक पहेली है, कब क्या करें उसका क्या मतलब हो, राजनीतिक पंडित भी मात खा जाते हैं। अब देखते हैं कि बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का क्या होता है। छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा के एक गांव में पादरी के शव को दफनाने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा कि इस तरह तो कल कोई हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की जिद कर सकता है। उन्होंने कहा कि कल को अगर कोई ये तर्क दे कि उनके पूर्वज मुस्लिम थे और बाद में हिंदू धर्म अपना लिया, इसलिए उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में क्रिमेशन करने दिया जाए तो क्या होगा। बता दें, रमेश बघेल के पिता सुभाष बघेल की मौत 7 जनवरी 2025 को हो गई। रमेश बघेल एक ईसाई हैं और उनके दादा हिंदुओं की मेहरा जाति से ईसाई बन गए थे। मृतक सुभाष बघेल एक ईसाई पादरी भी थे। सुभाष बघेल की मौत के बाद बेटे रमेश बघेल ने गांव के शमशान में उनका अंतिम संस्कार करना चाहा। हालांकि यहां रहने वाले लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने रमेश बघेल से कहा कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार 20 किलोमीटर दूर एक ईसाई शमशान में करें। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता के पिता का शव ईसाई कब्रगाह तक ले जाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर कहा कि उसे एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकलने और पादरी का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किए जाने की उम्मीद है। कोर्ट ने पादरी के बेटे की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पादरी का शव 7 जनवरी से शवगृह में रखा हुआ है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मेडिकल हेल्प
स्वीकार कर ली है, उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। धरना स्थल के पास बने अस्थायी अस्पताल में उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार ने भी बताया कि उसके प्रतिनिधि 14 फरवरी को किसानों से बातचीत करेंगे। इस स्थिति पर संतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फरवरी के अंत तक के लिए टाल दी। दलित दूल्हों की शादी की बारात को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। ताजा मामला राजस्थान अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील के लवेरा गांव का है। यहां एक दलित व्यक्ति ने अपनी बेटी के विवाह समारोह में सुरक्षा की गुहार लगाई। दलित व्यक्ति को आशंका थी कि घोड़ी पर बारात आने पर यहां विवाद हो सकता है। इसके चलते पुलिस और प्रशासन का भारी लवाजमा गांव में पहुंचा। इसके बाद माकूल सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिना किसी विवाद के घोड़ी पर बारात निकलवाकर विवाह समारोह संपन्न करवाया गया। दावा किया जा रहा है कि बारात में बारातियों से अधिक पुलिस वाले थे। बताया गया है कि शादी में 25 बाराती थे, 30 घराती थे और 75 पुलिस वाले थे। बताया जा रहा है कि लवेरा गांव में इससे पहले इन्हीं के समाज के एक दूल्हे को शादी के दौरान दबंगों ने घोड़ी से उतार दिया था। इस दौरान भी यहां काफी हंगामा हुआ था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए परिवार ने पुलिस को प्रार्थना पत्र भेजा था। वधू के पिता नारायण खोरवाल ने कहा कि 20 वर्ष पहले उनकी बहन का विवाह हुआ था, तब घोड़ी पर दूल्हे के चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे भारत को क्या इस तरह से विश्व गुरु बनाएंगे। देश में आज भी दलित आदिवासी शोषित हो रहे हैं। हद की बात है, बारातियों और घरातियों से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के साथ दूल्हा फेरे लेने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम किस युग में जी रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दलितों का क्या रुख रहेगा, उनके पसंदीदा नेता कौन है, मोदी, राहुल गांधी या केजरीवाल, इसको लेकर सर्वे किया गया है। नेकडोर और टीसीएम का साझा सर्वे 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच हुआ। कुल 70 महिला वॉलंटियर्स ने इस सर्वे को अंजाम दिया। सर्वेक्षण का सैंपल साइज 6256 है। इसमें 3865 पुरुष और 2574 महिलाएं शामिल हैं। सर्वेक्षण में यह दिखाता है कि दलित इंडिया गठबंधन की ओर झुकाव रखते हैं। 52% दलितों ने माना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आप और कांग्रेस के गठबंधन को वोट किया। 46% दलित वोटरों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की बात मानी। दलित महिलाओं में 53% वोटर मानती हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन को वोट किया था। 45% महिला दलित वोटरों ने बीजेपी को वोट देने की बात कही। 39% दलित वोटर इंडिया गठबंधन को अपना हितैषी मानते हैं तो 25% दलित वोटर एनडीए को। सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले दलितों के बीच कांग्रेस का रुझान और समर्थन बढ़ा है। बीते विधानसभा चुनाव में 11% दलितों ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही, जबकि 5 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 21% दलित मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही। महिलाओं में ये झुकाव विगत विधानसभा चुनाव में 9% से बढ़कर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 19% होता दिख रहा है। बता दें, पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी की राजनीति जिस हिसाब से चल रही है, उससे दलित वोट बैंक उनकी तरफ खिसक रहा है। राहुल गांधी लगातार आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाते रहे हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में भी दिखा था, जब बीजेपी खिसक कर 240 सीटों पर आ गई थी, बहुमत नहीं पा पाई थी। सर्वे के मुताबिक दलितों में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटने के बावजूद शीर्ष पर है। 53% मतदाताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात मानी है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में 9% कम है, यानी 44% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात मानी। महिलाओं में 8% समर्थन घटा दिखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 55% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही, जबकि आगामी विधानसभा चुनाव में 47% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट करने जा रही हैं। सर्वे में दलित वोटरों में बीजेपी का वोट शेयर 1% घटता दिख रहा है। विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी को वोट करने की बात 33% दलित वोटरों ने मानी है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में 32% दलित वोटर बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं के बीच विगत विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोटों में 2% की गिरावट आई है। दिल्ली चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में 38% दलित वोटर कांग्रेस को ऐसी पार्टी मानते हैं जो समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए ऐसा सोचने वाले 33% हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा सोचने वाले 18%। महिला वोटरों को समस्याएं हल करने का भरोसा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर है। बीजेपी के लिए 33% और कांग्रेस के लिए 30% महिलाएं ऐसा कहती नजर आईं। आप के लिए 26% महिलाओं ने कहा कि समस्याएं हल करने का भरोसा उन्हें आप पर है। दिल्ली के दलित वोटरों में राष्ट्रीय स्तर पर पसंद के नेता नरेंद्र मोदी हैं।
सर्वेक्षण में 38% दलित वोटरों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता माना है। दिल्ली के दलित वोटरों में राहुल गांधी 33% समर्थन लेकर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता बने हैं। दिल्ली में यह आंकड़ा कांग्रेस के लिए इसलिए सुखद है क्योंकि कांग्रेस का कोई सांसद या विधायक दिल्ली से नहीं है। दिल्ली के दलित वोटरों में अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता मानने वाले 18% दलित वोटर हैं, जबकि मायावती के लिए यह समर्थन 3% दिखता है। दिल्ली में किए गए सर्वे में दलित महिलाओं के बीच राहुल गांधी ने पसंदीदा नेता के तौर पर लीड ले ली है। 33% दलित महिलाएं राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता मानती हैं, तो 31% नरेंद्र मोदी को, 30% महिलाएं अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय पसंदीदा नेता मानती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी को तगड़ी फटकार लगाई है और जुर्माना भी लगा दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी पर एक रियलिटी डेवलपर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जांच शुरू करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। मंगलवार को ईडी पर जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद यादव की सिंगल बेंच ने कहा कि नागरिकों को परेशान न किया जाए, जांच एजेंसियों को कड़ा संदेश भेजने की जरूरत है। जस्टिस यादव ने कहा कि यह समय आ गया है कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां कानून अपने हाथ में लेना और नागरिकों को परेशान करना बंद कर दें। बता दें, डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक संपत्ति खरीदार ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। ईडी ने पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर राकेश जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी। जस्टिस यादव ने अपने फैसले में कहा कि जैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी नहीं बनता है। इस केस में भी हाईकोर्ट ने कहा कि डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ शिकायतकर्ता के साथ साथ ईडी की कार्रवाई साफ तौर पर दुर्भावनापूर्ण है और जुर्माना लगाने की मांग करती है। जस्टिस यादव ने कहा कि मैं ईडी को नसीहत देने के लिए जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि उन्हें कानून के दायरे के भीतर काम करना चाहिए और वे बिना दिमाग लगाए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी करते हुए केंद्र से 7 मांगे रखी। उन्होंने मिडिल क्लास को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्हें टैक्स टेररिज्म से पीड़ित बताया। केजरीवाल ने दूसरी पार्टियों पर नोट बैंक और वोट बैंक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने मध्य वर्ग को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के लिए बड़े उद्योगपति नोट बैंक हैं और बाकी लोग वोट बैंक हैं। मध्य वर्ग ऐसा वर्ग है जो पिस कर रह गया है। मध्य वर्ग को राहत देने के लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखी और अगले बजट में इन्हें शामिल किए जाने की अपील की। केजरीवाल की 7 मांगों में शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए, स्वास्थ्य का बजट भी 10% तक बढ़ाया जाए, इनकम टैक्स की छूट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए, जरूरी चीजों पर लगने वाली जीएसटी खत्म की जाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं बनाई जाए और देश के सभी अस्पतालों में उनका इलाज निःशुल्क किया जाए। पहले बुजुर्गों को रेलवे के किराए में 50% छूट मिलती थी, उसे बहाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने सीएजी की कथित रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी इस आधार पर बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और उस समय उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। माकन ने कहा कि आज सीएजी की 14 रिपोर्टें हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट स्वास्थ्य से जुड़ी है जिसमें अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया 382 करोड़ रुपए का घोटाला है। कांग्रेस के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में पिछले 10 साल में केवल 3 अस्पताल बनकर तैयार हुए हैं, इनमें एक का एक्सटेंशन है और इनकी शुरुआत कांग्रेस के समय हुई थी। इन हॉस्पिटल को बनने में समय तो ज्यादा लगा ही, बल्कि जितने का टेंडर था उससे ज्यादा पैसे खर्च हुए। इंदिरा गांधी अस्पताल बनाने में 314 करोड़ रुपए, बुराड़ी हॉस्पिटल बनाने में 41 करोड़ रुपए और मौलाना आजाद हॉस्पिटल बनाने में 26 करोड़ रुपए फालतू में खर्च किए गए। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। दरअसल पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई थी। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने आनन फानन में ट्रेन से छलांग लगाई।
उसी समय कर्नाटक एक्सप्रेस विपरीत दिशा से आ रही थी, लिहाजा पुष्पक एक्सप्रेस के कई यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। करीब 12 घायलों को पचोरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बताया जा रहा है यह हादसा जलगांव से 20 किलोमीटर दूर हुआ। जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट ने बुधवार को प्रयागराज में लगे कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य मंत्री थे। इससे पहले योगी सरकार ने कुंभ में कैबिनेट और विधानमंडल की विशेष बैठक आयोजित की थी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां राजनीति की जाए और राजनीतिक फैसले लिए जाएं। उन्होंने कहा कि कुंभ के स्थान पर कैबिनेट की बैठक करना राजनीतिक मामला है और वो राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। बता दें पीएम मोदी भी 5 फरवरी को संगम में डुबकी लगाएंगे और 5 फरवरी को ही दिल्ली में वोटिंग है। ट्रंप मंगलवार को वॉशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में उद्घाटन प्रार्थना सेवा के लिए पहुंचे। उद्घाटन प्रार्थना सेवा के दौरान कैथेड्रल की एक बिशप ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ही उनकी कमियां निकाल दी। उन्होंने ट्रंप से देश में समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर बच्चों पर दया दिखाने की अपील की। बिशप मरियन एडिगर बडे ने यह अपील राष्ट्रपति ट्रंप की नई नीतियों को लेकर की, जिसमें अमेरिका से जन्म सिद्ध नागरिकता को खत्म करने और देश में केवल 2 लिंगों को मान्यता देना शामिल है। इस दौरान उद्घाटन प्रार्थना सेवा में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उषा वेंस भी मौजूद थी। बिशप ने कहा कि मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप हमारे देश के उन लोगों को दया दिखाएं जो इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। हमारे देश के लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन और स्वतंत्र परिवारों में कई बच्चे हैं जो समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को लेकर डरते हैं। इसके अलावा बिशप ने अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों को भी बचाव करते हुए कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो हमारे में महत्वपूर्ण काम करते हैं और वो अपराधी नहीं हैं। बिशप ने कहा कि जो लोग हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारे दफ्तरों में सफाई करते हैं, पोल्ट्री फार्मों और मीट पैकिंग प्लांट में काम करते हैं, रेस्तरां में हमारे खाने के बाद बर्तन धोते हैं या अस्पतालों में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो शायद इस देश के नागरिक ना हो या उनके पास वैध दस्तावेज ना हो, लेकिन अधिकांश प्रवासी अपराधी नहीं है। कैथेड्रल की बिशप ने बिना दस्तावेज वाले अवैध प्रवासियों को करदाता और अच्छा पड़ोसी बताया। हालांकि जब ट्रंप से इसको लेकर सवाल बाहर पूछा गया तो ट्रंप ने कहा यह बहुत रोमांचक नहीं था। मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी सेवा थी, वो मुझसे बेहतर कर सकते थे। बिशप मैरियन एडिगर बुडे की भारत में भी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धार्मिक लीडर्स ऐसे होने चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी किया है कि अमेरिका केवल 2 जेंडर्स को मान्यता देता है, पुरुष और महिला। और अब प्रवासियों के खिलाफ उनके कठोर फैसले के बाद बिशप मैरियन एडिगर बुडे ने फांसीवाद की सामने आलोचना की और सत्ता के सामने विनम्रता और दृढ़ता से सच बोला। इसके बाद उन्होंने ब्रेवो लिखा है। बाकी लोग भी बिशप की तारीफ कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।